जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे बांग्लादेश भारत के बीच अगले ही महीने ढाका में होगी उच्च स्तरीय हाई लेवल बैठक। जी हां, बताएंगे कैसे बांग्लादेश में चल रहे तनाव के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच ये बातचीत कैसा रंग लाने वाली है। साथ ही साथ बताएंगे यूक्रेन जंग के बाद पहली बार भारत आएंगे व्लादिमीर पुतिन। जी हाँ, इस पर रशिया ने क्या जवाब दिया है दोस्तों, और किस महीने में भारत आने वाले हैं, सारी जानकारियां बताएंगे। साथ ही साथ इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले ब्राजील के राष्ट्रपति और कह दिया हमने भारत के फैसले को आगे बढ़ाया। तो उधर आपको बताएंगे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा की हत्या की साजिश और तख्तापलट की कोशिश में 5 हो गए गिरफ्तार। जी हाँ, क्या रहा ऐसा मंजर की G20 के बीच में गिरफ्तारी की बड़ी खबरें आ गई है उनको लेकर। दोस्तों सारी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश भारत के बीच अगले महीने ढाका में होगी उच्च स्तरीय बैठक। जी हाँ, बांग्लादेश में अवामी लीग सरकार के पतन के बाद राजधानी ढाका में अगले महीने दिसंबर में उच्च स्तरीय बांग्लादेश भारत बैठक होने जा रही है। बांग्लादेश में चल रहे तनाव के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक होगी। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक का नेतृत्व बांग्लादेश के विदेश सचिव जसीम उद्दीन और भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री करेंगे। अधिकारी के मुताबिक बांग्लादेश विदेश मंत्रालय बैठक के लिए आवश्यक एजेंडा तैयार कर रहा है और बुधवार 20 नवंबर को विदेश मंत्रालय में इस संबंध में तैयारी के लिए एक बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में मौजूदा समझौतों और पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों के विकास पर चर्चा होगी। माना यह भी जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की भी मांग कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश का विदेश मंत्रालय ये कह चुका है कि वो भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध करेगा, मांग करेगा। अवामी लीग सरकार के पतन के बाद उसे भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेशी पर्यटकों को जारी किए जाने वाले वीजा को सीमित कर दिया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि तनाव के चलते कई सारी परियोजनाओं पर रोक लगा दी गई है भारत और बांग्लादेश के बीच। अगली खबर बता दें, यूक्रेन जंग के बाद पुतिन पहली बार आएंगे भारत। रशिया ने कहा तारीख पर जल्द करेंगे फैसला, जल्द देंगे आपको नोटिस। 3 साल पहले 4 घंटे के लिए भारत आए थे व्लादिमीर पुतिन। बता दें, रूस यूक्रेन जंग के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहली बार भारत की यात्रा करेंगे। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से कहा है कि वे जल्द ही व्लादिमीर पुतिन के दौरे की तारीखों का ऐलान करेंगे। हमने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की रशिया की 2 यात्राओं के बाद अब राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा हो रही है, इसीलिए हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि पुतिन अगले साल रशिया भारत वार्षिक समिट के मौके पर आ सकते हैं। PM मोदी ने इस साल 2 बार रशिया की यात्रा की है। वे ब्रिक्स समिट के लिए 22 अक्टूबर को रशिया गए थे और उससे पहले जुलाई में भी PM मोदी जी 2 दिन का रशिया का दौरा किया था। तब उन्होंने पुतिन को भारत आने का न्योता दिया था। आपको बता दें, जिनको नहीं मालूम, अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद दूसरे देशों की यात्रा से बचते दिखाई दिए हैं व्लादिमीर पुतिन। पिछले साल मार्च में ICC ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। कोर्ट ने यूक्रेन में बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के आरोपों के आधार पर पुतिन को वार क्राइम्स के लिए जिम्मेदार माना था। ये पहला मौका था जब ICC ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के किसी अस्थायी सदस्य देश के टॉप लीडर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस UNSC के परमानेंट मेंबर हैं। इसके बाद से व्लादिमीर पुतिन दूसरे देशों की यात्राएं करने से बचते रहे हैं। वो पिछले साल G20 समिट में शामिल होने भारत भी नहीं आए थे। इस साल ब्राजील में हो रहे G20 समिट में भी हिस्सा नहीं लिया है। उनकी जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव दोनों कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट जारी करने के बावजूद भी व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा करने वाले हैं, जो वाकई में ये दिखाता है कि भारत को लेकर कितना प्रेम है व्लादिमीर पुतिन में और रशियन लोगों में। जी हाँ, साथ ही साथ ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली दोस्तों, भारी मात्रा में कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक सामने लाइक का जो बटन है वो नहीं दबाया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज दबा दीजिए, हमें भी सपोर्ट मिलता रहेगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ऑस्ट्रेलियाई के PM अल्बनीज के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। दोस्तों, ब्राजील में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ वार्ता की और समग्र द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत ऑस्ट्रेलिया की दूसरी वार्षिक शिखर सम्मेलन की बहुत ही सार्थक बैठक हुई। पिछले 2 वर्षों में ये मेरे मित्र अल्बनीज के साथ मेरी 11वीं मुलाकात थी। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा का प्रतीक है। ECTA ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू होने के बाद पिछले 2 वर्षों में हमारे आपसी व्यापार में 40% की वृद्धि हुई। आज हमारे संबंधों के सभी पहलुओं पर विचार विस्तार से हुई। जी हाँ, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जी से ब्राजील
के राष्ट्रपति ने कहा कि हमने भारत के फैसले को आगे बढ़ाया। जी हाँ, G20 इस शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के बीच एक द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को G20 के सफल आयोजन और ब्राजील के विभिन्न प्रयासों के लिए बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने ब्राजील के भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन के लिए की गई पहल को भारत का पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि G20 सम्मेलन में ब्राजील ने जो कदम उठाए हैं वे भारत द्वारा पिछले साल G20 में लिए गए फैसलों से प्रेरित है। राष्ट्रपति सिल्वा ने बताया कि पिछले साल भारत ने जिन महत्वपूर्ण लक्ष्यों को तय किया था, ब्राजील ने इस साल के सम्मेलन में उन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर विश्व में विशेष दर्जा का मुद्दा उठाने के लिए अपने 3 विधायकों की प्रशंसा। जी हाँ, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का मुद्दा जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले सत्र के दौरान उठाने के लिए मंगलवार को पार्टी के 3 विधायकों की सराहना की। महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद पीडीपी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल पर जारी पोस्ट में कहा कि पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय में पीडीपी विधायकों के प्रयासों की सराहना की। पीडीपी अध्यक्ष ने कहा, यह चुनाव जम्मू कश्मीर की पहचान और सम्मान की रक्षा के लिए थे। हमारे विधायकों ने अनुच्छेद 370 और 35A को एक तरफा तरीके से हटाए जाने पर लोगों की गहरी चिंताओं को उठाया है। हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई विधायिका और जनता के बीच जारी है। तो वहीं बता दें, चीन को पाकिस्तान पर क्या भरोसा नहीं, आतंकवाद विरोधी ड्रिल के नाम पर सेना भेज रही है शी जिनपिंग। दोस्तों, चीन ने अपने नागरिकों पर लगातार हो रहे आतंकी हमलों को देखते हुए पाकिस्तान में अब अपने सैनिकों को तैनात करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। इसके तहत कुछ हफ्ते बाद चीनी सैनिकों को आतंकवाद निरोधी अभ्यास के लिए के नाम पर पाकिस्तान भेजा जाएगा। ऐसी आशंका है कि चीनी सैनिक लंबे समय तक पाकिस्तान में बने रह सकते हैं। चीन के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वॉरियर 8 के नाम से जाना जाने वाला यह अभ्यास नवंबर के अंत से दिसंबर के मध्य तक होगा, लेकिन स्थान का खुलासा नहीं किया गया है। मंत्रालय के अनुसार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांडर के सैनिक इस अभ्यास में भाग लेंगे, जिसका ध्यान संयुक्त आतंकवाद निरोधी अभियान और व्यवहारिक सहयोग को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। इसमें कहा गया है कि हम दोनों पक्ष संयुक्त योजना और लाइव अभ्यास के माध्यम से वास्तविक युद्ध परिदृश्यों का अनुकरण करते हुए बहुस्तरीय बहुविशिष्ट एकीकृत प्रशिक्षण आयोजित करेंगे। यह अभ्यास दोनों देशों की भागीदारी वाला 8वां आतंकवाद निरोधी अभ्यास होगा और 2019 के बाद पहला होगा। जी हाँ, ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये चीनी सैनिक जो कभी भी आतंकवाद से पीड़ित नहीं रहे हैं, क्या वो आतंकवादियों का सामना कर पाएंगे पाकिस्तान में? जिस देश के सैनिक ने सिर्फ देश से देश लड़ाई की हो, सैनिकों से सैनिक लड़ाई की हो, क्या वो आतंकवाद से कभी लड़ पाएगा? देखते इस पर क्या है भारत की जनता की राय। साथ ही साथ आपको बता दें, पाकिस्तानी नागरिकों को यूएई ने क्यों कर दिया बैन, नहीं दे रहा है वीजा। दोस्तों, क्या है कारण, आपको बता दें, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देना बंद कर दिया है। बहुत सारे पाकिस्तानी नागरिकों को यूएई जाने के लिए वीजा की समस्या से जूझना पड़ रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज और कारोबारियों को भी यूएई का वीजा नहीं मिल पा रहा है। यूनाइटेड अरब अमीरात में पाकिस्तान के राजदूत फैजल नियाज तरमीजी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तानियों को यूएई का वीजा हासिल करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के आम लोग भी शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें यूएई का वीजा नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में आपके मन में सवाल होगा, जिनको नहीं पता कि पाकिस्तानियों पर यूएई ने क्यों लगाया है प्रतिबंध, तो आपको बता दें, दरअसल पाकिस्तानी नागरिक यूएई में जाकर वीजा नियमों का उल्लंघन में लिप्त थे, शामिल थे। उन पर सोशल मीडिया में गलत व्यवहार करने, फर्जी दस्तावेजों के जरिए यात्रा करने और यूएई में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप थे। यही सब बड़े कारण की वजह से यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा देने से ही प्रतिबंधित कर दिया। जी हाँ, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है और वो दिखाता है कि पाकिस्तान की आज क्या लेवल है, पाकिस्तान की क्या औकात है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, कैलाश मानसरोवर यात्रा, दोनों देशों के बीच सीधी फ्लाइट, भारत चीन के रिश्तों पर आई सुपर गुड न्यूज। दोस्तों, भारत और चीन के बीच संबंधों में आई नरमी के बीच दोनों देशों ने करीब 5 साल के अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर चर्चा की है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की, जहां उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भारत चीन संबंधों में अगले कदमों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर पहले की एक पोस्ट में जयशंकर जी ने कहा था कि दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में हाल में ही सैनिकों की वापसी में हुई प्रगति पर गौर किया और हमारे दो तरफा संबंधों में अगले कदमों पर विचारों का आदान प्रदान किया, वैश्विक स्थिति पर भी चर्चा की। तो वहीं बता दें, व्लादिमीर पुतिन के कदम से नाटो में घबराहट, किसी ने पैम्फलेट
पैम्फलेट छपवाई तो कोई कुछ ऐसा करने लगा। बता दें, रशिया और यूक्रेन के बीच महायुद्ध का नया दौर शुरू हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी गद्दी छोड़ने से कुछ ही दिन पहले यूक्रेन को रशिया के भीतर उसकी मिसाइलें छोड़ने की इजाजत दे दी। अमेरिका की परमिशन मिलते ही यूक्रेन ने 6 अमेरिकी निर्मित ATACMS मिसाइलें रशिया पर दाग दी। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की परमाणु नीति में बदलाव करते हुए हमले की सीमाएं कम कर दी हैं। एक ही दिन में हुए इस अप्रत्याशित घटनाक्रम ने यूरोपीय देशों की नींदें उड़ा दी है। इन देशों को परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। नाटो देशों ने खतरे को भांपते हुए अपने नागरिकों को भयावह युद्ध के लिए तैयार होने की सलाह दी है। नाटो देशों ने इसके लिए बाकायदा पैम्फलेट छपवाए हैं और कह दिया है कि खाना पानी जमा करना शुरू कर दो, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जी हाँ, यूके के द मिरर के अनुसार नाटो देशों द्वारा अपने नागरिकों को बांटे गए पैम्फलेट में परमाणु युद्ध छिड़ने की आशंका व्यक्त की है। स्वीडन ने अपने निवासियों को परमाणु युद्ध छिड़ने की आशंका के चलते लोगों से बंकरों में छिपने तक की सलाह दे दी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से स्वीडन ने ऐसा 5वीं बार किया है और नागरिकों को चेतावनी देने के लिए इस तरह के पैम्फलेट छपवा दिए हैं। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने ये सर्कुलर तब जारी किया है जब अमेरिका से हरी झंडी मिलते ही यूक्रेन ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें रशिया के ऊपर दाग दी, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने भी कसम खा ली कि नहीं छोड़ूंगा यूक्रेन को। और उन्होंने अपने परमाणु नीति में एक नया बदलाव कर दिया और कह दिया कि जिस भी देश के साथ रशिया की लड़ाई होगी, युद्ध होगा, अगर उस देश का साथ कोई अन्य देश देता है, यानी कि रशिया के साथ वार करने के लिए कोई अन्य देश भी यानी मीडिएटर शामिल होता है जो सिर्फ उस देश का समर्थन करे जो रशिया का अपोजिट में हो, तो रशिया जब चाहे तब उस पर परमाणु हमला कर सकता है। जिसके बाद इस नीति के बाद पूरे पश्चिमी देशों में हड़कंप मच गया है, यूरोपीय देशों में हड़कंप मच गया है। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, पहली बार बांग्लादेश के तट पर उतरा पाकिस्तानी जहाज। क्या अब ISI की गोद में खेल रहे हैं मोहम्मद यूनुस? बता दें, पिछले सप्ताह पाकिस्तान का एक मालवाहक जहाज बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट पहुंचा। ये दोनों देशों के बीच पहला समुद्री संपर्क था। कराची से आए जहाज ने बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर माल उतारा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधा समुद्री संपर्क एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद खराब हुए रिश्तों को फिर से बहाल करने की कोशिश भारत को रास नहीं आने वाली। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के इस फैसले का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। बांग्लादेश की भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से निकटता के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल है। पाकिस्तानी माल पहले फीडर नावों के जरिए बांग्लादेश तक पहुंचा करता था, मतलब माल श्रीलंका, मलेशिया या सिंगापुर होते हुए बांग्लादेश तक आता था। हालांकि सितंबर में यूनुस सरकार ने पाकिस्तान माल के आयात पर बंदिशों में यानी रेस्ट्रिक्शन में ढील दे दी। पहले माल आने पर उसका सामने से निरीक्षण किया जाता था। सीधे समुद्री लिंक स्थापित करके यूनुस सरकार पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहती है, लेकिन क्यों? क्या यूनुस और उनका प्रशासन पाकिस्तान से मिले जख्मों को भूल चुका है? क्या बांग्लादेश की जनता पाकिस्तान के साथ रिश्तों में मधुरता स्वीकार कर लेगी? वही पाकिस्तान जिसकी फौज कोई 5 दशक पहले बांग्लादेश जब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था उसमें कत्लेआम मचा रही थी। 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, हजारों महिलाओं का बलात्कार किया गया। उस भयावह मंजर को बांग्लादेश की आवाम आखिर भुला कैसे पाएगी? क्या वजह रही है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार के आते ही ये लोग पाकिस्तान के साथ रिश्ते स्थापित करने लगे हैं? क्या है इस पर आपकी राय दोस्तों बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, शपथ ग्रहण से पहले ही ट्रंप टीम में मच गया घमासान। मंत्रियों के चयन को लेकर डिनर टेबल पर ही भिड़ गए एलोन मस्क। जी हां, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी शपथ तक नहीं लिया, लेकिन उनकी टीम में घमासान की खबरें आने लगी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि टेक अरबपति और स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क और ट्रंप के पुराने नजदीकी और सलाहकार बोरिस एप्स्टन के बीच विवाद छिड़ गया। ये विवाद मंत्रियों के चयन को लेकर हुआ है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दोनों के बीच तनाव इस सीमा तक पहुंच गया कि डिनर टेबल पर ही दोनों ताकतवर शख्स आपस में भिड़ गए। दरअसल राष्ट्रपति चुनावों के बाद से एलोन मस्क बहुत ताकतवर होकर उभरे हैं। अक्सर उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के साथ देखा जाता है। इससे ट्रंप के पुराने और विश्वस्त साथियों को चिढ़ होने लगी है। साथ ही साथ बता दें, पीटीआई के प्रदर्शन से पहले शहबाज सरकार का बड़ा फैसला, इस्लामाबाद में सार्वजनिक सभाओं पर 2 महीने तक के लिए रोक लगा दी गई है। जी हां, पाकिस्तान की संघीय सरकार ने पीटीआई के 24 नवंबर को इस्लामाबाद में होने वाले विरोध प्रदर्शन से पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी प्रकार की सार्वजनिक सभाओं पर 2 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम उस समय उठाया गया है जब पीटीआई ने जेल में बंद अपने नेता इमरान खान की रिहाई के लिए विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पिछले हफ्ते 24 नवंबर को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था ताकि सरकार पर दबाव डाला जा सके और उनके जेल में बंद नेता को रिहा किया जा सके। इमरान खान 1 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद है। शहबाज शरीफ सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दिया। यह ब्रिटिश काल का कानून है
जो सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगाता है। वहीं बता दें, इतना ही नहीं, पाकिस्तान की अदालत ने दंगों को लेकर पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी पर तय कर दिया आरोप। जी हां, पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत यानी ATC ने पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और 20 अन्य लोगों के खिलाफ 9 मई 2023 के दंगों के संबंध में आरोप तय कर दिए हैं। अदालत के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उपाध्यक्ष कुरैशी ने सोमवार को कोर्ट लखपत जेल में सुनवाई के दौरान तय किए गए आरोपों को बेबुनियाद करार दिया और उन्हें राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि ये मामले PTI नेतृत्व को दबाने के लिए गढ़े गए हैं। वहीं आपको बता दें, सेना हटाने के बाद आज पहली बार मिलेंगे भारत चीन के मंत्री। लाओस आसियान शिखर सम्मेलन पर है सबकी नजर। दोस्तों, LAC पर डिसएंगेजमेंट के बाद आज पहली बार भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच मुलाकात होने वाली है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अपने चीनी समकक्ष डोंग जून से इस बाबत मुलाकात करने वाले हैं। राजनाथ सिंह जी लाओस में 20 नवंबर यानी आज से शुरू होने वाले 2 दिवसीय 10 राष्ट्रों के आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान डोंग जून से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के लिए ये बैठक बेहद अहम समझी जा रही है। पिछले महीने ही पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाएं पीछे हटी थी, जिसके बाद भारत के देपसांग और डेमचोक क्षेत्र में दोबारा गश्त शुरू कर दी गई है। बीते 4 सालों में भारत और चीन ने जहां पूर्वी लद्दाख में 50,000 से ज्यादा सैनिक और हथियारों को तैनात किया, वहीं दूसरी तरफ दोनों ही देशों ने अपने अपने हिसाब से सैन्य निर्माण किया। चीनियों ने सैनिकों और उपकरणों की तैनाती में तेजी लाने के लिए पुलों, नए ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत काम किया है। तो वहीं उसके मुकाबले में भारत ने सभी LAC के पास सड़कों, पुलों और एयरबेस का निर्माण किया। साथ ही साथ आपको बता दें, 2022 के चुनाव के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति लुला की हत्या की साजिश और तख्तापलट की कोशिश मामले में 5 हुए गिरफ्तार। दोस्तों, ब्राजील में साजिशकर्ताओं ने लुला, उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमीन और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अलेक्जेंडर डी मोरेस की हत्या की भी योजना बनाई थी। ब्राजील ने मंगलवार को 4 सैन्य अधिकारियों और एक पूर्व पुलिस अधिकारी को अक्टूबर 2022 में चुनी गई लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा सरकार को उखाड़ फेंकने की कथित साजिश के सिलसिले में गिरफ्तार किया। जांच के अनुसार कथित साजिशकर्ताओं ने लुला डा सिल्वा, उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमीन और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अलेक्जेंडर डी मोरेस की हत्या की योजना बनाई थी। तो वहीं आपको बता दें, भारत की अमीर देशों संग मांग, कहा वैश्विक दक्षिण में जलवायु न्याय के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए वित्त लक्ष्य। जी हां, अजरबैजान के बाकू में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 19वें सम्मेलन में मंगलवार को भारत ने कहा कि वैश्विक दक्षिण के लिए नए जलवायु वित्त लक्ष्य को जलवायु न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। भारत ने अमीर देशों से मांग की है कि वे शमन में अग्रणी भूमिका निभाएं और विकासशील देशों के लिए पर्याय कार्बन स्पेस दे। तो वहीं बता दें, पाकिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जताई चिंता, कहा आतंकियों को बख्शेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। जी हां, पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्यों में बढ़ते आतंकी हमलों को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है। हम किसी भी हाल में आतंकियों को नहीं बख्शेंगे। देश की शांति और प्रगति के लिए आतंकियों का सफाया बहुत जरूरी है। अपने आवास पर राष्ट्रीय कार्य योजना की शीर्ष समिति की बैठक में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कह दिया है कि आतंकवाद देश की सबसे बड़ी चुनौती है। देश की शांति और प्रगति के लिए आतंकी तत्वों का सफाया करने के अलावा हमारे कोई और विकल्प नहीं है। इस बुराई को कुचले बिना राष्ट्रीय सुलह, प्रगति और आर्थिक विकास संभव नहीं है। वहीं बता दें, एयर इंडिया को लेकर बड़ी खबर। थाईलैंड में 3 दिनों तक फंसे रहे एयर इंडिया के 144 यात्री, तकनीकी खामी के चलते कई बार टली उड़ान। दोस्तों, एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली आने वाली फ्लाइट से तकनीकी खराबी के कारण उड़ान रद्द कर दी गई, जिससे करीब 80 घंटों से फुकेट में फंसे लगभग 30 यात्रियों को एयर इंडिया जल्द ही वापस दिल्ली भेजने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि ये यात्री 16 नवंबर से फुकेट में फंसे हुए थे, क्योंकि तकनीकी समस्या के कारण उनकी फ्लाइट रद्द हो गई थी। एयर इंडिया के कुछ यात्रियों ने सोशल मीडिया पर शिकायत की थी कि वे 3 दिन से फुकेत में फंसे हुए हैं। वहीं बता दें, शशि थरूर ने ऐसा क्या सुझाव दे दिया दोस्तों, जिसके बाद सब देने लगे अजीब रिएक्शन। बता दें, दिल्ली से बदली जाए भारत की राजधानी, इंडोनेशिया कर चुका है ये पहल। बता दें, राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण बेहद गंभीर स्तर तक पहुंचने पर मंगलवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सवाल कर दिया, क्या दिल्ली अब भी भारत की राष्ट्रीय राजधानी बनने लायक है? तिरुवनंतपुरम सांसद के इस एक्स पोस्ट ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। कई यूजर्स ने देश की राजधानी दिल्ली से चेन्नई या हैदराबाद जैसे शहरों में से किसी एक स्थानांतरित करने का सुझाव दिया, जहां हवा साफ है। ऐसा नहीं है कि किसी देश ने इससे पहले अपनी देश की राजधानी बदली ना हो। इंडोनेशिया ने 2022 में पर्यावरणीय चुनौतियां और जलवायु चिंताओं के कारण अपनी राजधानी को जकार्ता से नुसंतारा में स्थानांतरित करने का कानून पारित किया। बता दें कि इंडोनेशिया भी अपनी खराब वायु गुणवत्ता के लिए कुख्यात है। लेकिन क्या दोस्तों, भारत की राजधानी जो दिल्ली है उसको बदल देना चाहिए? क्या ये सही फैसला होगा? और क्या ये इतना आसान है कि दिल्ली की राजधानी
राजधानी को राजधानी के पद से हटा दिया जाए। इस पर दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर अपनी राय देना जारी रखिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने केंद्र को लिख दी है चिट्ठी, कह दिया है कि दिल्ली में अब हेलीकॉप्टर बारिश ही एक विकल्प बचा हुआ है। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे इस पॉल्यूशन के चलते लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है दोस्तों, दुश्वार हो गया है। दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 500 के पार भी पहुंच गया है, जिसके बाद लोग सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री को कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन के लिए एक बार फिर चिट्ठी लिखी है। गोपाल राय का कहना है कि दिल्ली में वाहनों पर लगातार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और स्मॉग की चादर को हटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र की सभी 288 और झारखंड की 38 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इन दिग्गजों की दांव साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। जी हाँ, महाराष्ट्र में बुधवार को यानी आज विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। राज्य के कई दिग्गज नेताओं जैसे शरद पवार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनके पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो दूसरी तरफ झारखंड की जनता भी दूसरे चरण में मतदान के लिए तैयार है। यहाँ मुकाबला सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच है। झारखंड में बुधवार को कुल 81 विधानसभा सीटों में से 38 पर मतदान हो रहा है। इसके अलावा 4 राज्यों की 15 सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। इनमें से 9 सीटें उत्तर प्रदेश की है। जी हाँ, महाराष्ट्र में अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग लड़ाइयां हैं। दोनों पवार और शिंदे ठाकरे अपनी पार्टियों के लिए लोकप्रिय वैधता तलाशने के लिए एक दिलचस्प लड़ाई में लगे हुए हैं। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शरद पवार अगले महीने 84 वर्ष के हो जाएंगे। उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपने भतीजे को करारा झटका दिया था। विधानसभा चुनाव में भी वो इसे दोहराने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि अजित पवार को वापसी की उम्मीद है। आज के इस चुनाव के सिनेरियो पर आपकी क्या राय है दोस्तों, और क्या होने वाला है आपके हिसाब से रिजल्ट्स बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, ये थी भी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर। मिलते अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।